तो बेटा आज कोलिजन का जो फर्स्ट लेक्चर हो गया उससे आगे अब कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने लाइन ऑफ इम्पैक्ट और लाइन ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा और हमने जो वेरियस टाइप्स ऑफ जो कोलिजन्स पॉसिबल थे जिसमें परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, पार्शियली इलास्टिक और इन इलास्टिक, हेड ऑन और ऑब्लिक कोलिजन, ये हमने पढ़ा था। अब आप एक बात देखो कि लेट अस से कि मैं आपको कुछ अलग अलग टाइप्स की बॉल दे दूं। लेट अस से कि मैंने आपको एक लेदर बॉल दिया, मैंने आपको एक रबर बॉल दी और एक लेट अस से कि मैंने आपको क्रेजी बॉल दिया ना। ध्यान हो सभी बच्चों को कि एक छोटी सी बॉल होती है, बहुत ज़्यादा वो जंप करती है। आप लेट अस से कि उस फ्लोर पे उसको क्या करो, चारों बॉल को सेम हाइट से डालो, तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि चारों बॉल जो है वो अलग अलग हाइट तक राइज की है ना। सबसे ज़्यादा जो क्रेजी बॉल है वो राइज करेगी, फिर दूसरे केस में बात करें कि रबर के केस में, और सबसे कम जो है वो लेदर बॉल के केस में होगा। अच्छा, तो चलो ये तो बॉल्स का खेल हो गया। अगर मैं चारों बॉल्स वही रखता हूँ लेकिन वो जो फ्लोर अपना जो है उस फ्लोर को इस बार क्या कर देता हूँ, उस फ्लोर को चेंज कर दिया। अभी तक तो लेट अस से कि जो हमारा जो नॉर्मल फर्श था वही था, इस बार मैं उस फर्श को आटे का फर्श बना देता हूँ या मान लो कि चिकनी मिट्टी का बना दिया। तो उस केस में आप देखोगे कि चारों बॉल्स में से या तीनों बॉल्स में से जितनी भी बॉल्स आपने ड्रॉप किया है उसमें से किसी भी केस में कोई फर्क नहीं पड़ा, चारों कोई जंप ही नहीं करके आएगा। तो इसका मतलब कोई ना कोई फैक्टर है जो ये डिसाइड करता है कि कोई भी पार्टिकल जो है वो कोलिजन के बाद उसका क्या बिहेवियर रहेगा। तो वो जो चीज़ है, वो जो फैक्टर है बेटा, उसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ई से बेटा इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ई से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमने देखो बेटा लास्ट क्लास में बात की थी, एक तो इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन की जो कोलिजन के बाद बॉडी को अपनी ओरिजिनल शेप में लाने की कोशिश करेगा, और एक बात की थी इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन की जो बॉडी को डिफॉर्म करेगा। तो ये जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इसको कैसे डिफाइन करते हैं? दिस इज इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन, इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन divided by impulse of deformation, impulse of deformation। जो ये आपका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है बेटा, ये बहुत फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, बहुत ज़्यादा फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। बट ये कुल मिलाकर के जो इसकी डेफिनेशन आई, बेसिक डेफिनेशन, वो तो यही आई, इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन डिवाइडेड बाय इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। अब एक बात आप ये भी देखिए कि ये दोनों कैसी हैं, दोनों जो न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में फिजिकल क्वांटिटी सेम है, इसलिए जो ये ई आएगा आपका, ये यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस होगा बेटा, यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस, यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस। बट हमारे लिए, हम जो ये चैप्टर पढ़ेंगे बेटा, उसमें हमारे लिए इस फॉर्मूले का कोई काम नहीं है। हमारे लिए क्या फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है? हमारे लिए जो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है दैट इज E इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। मान लो बेटा कि ये आपका पार्टिकल u1 वेलोसिटी से मूव कर रहा था, ये पार्टिकल आपका u2 वेलोसिटी से मूव कर रहा था। इनिशियली u1 को u2 से बड़ा होना ही पड़ेगा तो ही कॉलिजन पॉसिबल है। कॉलिजन के जस्ट बाद क्या हो गया कि मान लो v1 वेलोसिटी के साथ बेटा और ये आपका v2 वेलोसिटी के साथ, और यहाँ पे क्या चीज़ हो गया बेटा, यहाँ पे लेट अस से कि v2 बड़ा हो गया v1 से। तो यहाँ E कैसे लिखेंगे? देखो बेटा कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, जब वो सेपरेट हो रहे हैं तो वेलोसिटी, तो देखो v2 बड़ा है तो v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो वो बेटा क्या हो गया u1 माइनस u2। ये आपका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला आ गया।
इस फॉर्मूले में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, क्या बेटा, कि इस फॉर्मूले में u1, u2, v1 एंड v2 ये जो भी वेलोसिटीज हैं, u1, u2, v1 एंड v2 आर द velocities along the line of impact, बेटा लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग ये वेलोसिटीज रहेंगी, क्योंकि लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलावा जो उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, लाइन ऑफ मोशन जो है, उसमें क्या नहीं होने वाला, उसके अलोंग कंपोनेंट्स में चेंज नहीं होगा। वेलोसिटीज के कंपोनेंट में सिर्फ और सिर्फ जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट है उसी के अलोंग चेंज आएगा, बाकी किसी वेलोसिटीज में चेंज नहीं आएंगे। तो ये जो फॉर्मूले में जो आपने v1, v2, u1 और u2 जो लिखा है, ये सारी के सारी वेलोसिटीज आपकी क्या है, ये दीज आर द वेलोसिटीज अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो ये हमने कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन डिफाइन कर दिया बेटा। और हमने कल की क्लास में बात किया था कि E की वैल्यू इक्वल टू 1 वो किसके लिए रहती है बेटा, फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। और जहां पे बेटा E इज इक्वल टू 1 रहेगा वहां पे क्या होगा, नो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, किसी भी तरह की काइनेटिक एनर्जी का नुकसान नहीं होगा, कोई लॉस नहीं होगा। E इज इक्वल टू 0 फॉर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, जो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है बेटा, उस केस में E की वैल्यू 0 रहेगी। और इस केस में बेटा क्या रहेगा, मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, वो इस केस में रहेगा। और बाकी के लिए वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहेगी बेटा, जहां पे भी केमिकल रिएक्शंस नहीं हो रहे। हमारा ऑब्वियस, हम तो फिजिक्स में डील कर रहे हैं, फिजिक्स में हम कोई केमिकल रिएक्शंस की बात नहीं करेंगे। तो जहां पे भी केमिकल रिएक्शंस नहीं हो रहे, है ना, जनरली जो E की वैल्यू इट लाइज बिटवीन 0 to 1 व्हेन नो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, no chemical reactions take place, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही तो E की वैल्यू बेटा 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। 0 परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के लिए, और 1 वैल्यू रहेगी जब वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन जब आपका होगा। ठीक है बेटा, तो ये हमने E को डिफाइन कर दिया, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को डिफाइन कर दिया। एक बात और ध्यान रखना बेटा कि इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन जितना ज़्यादा होगा, v1 और v2 की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। समझ में आ रहा है? और इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन जितना कम होगा, ये वेलोसिटीज उतनी ही कम होंगी। ये जो v1 v2 वेलोसिटीज हैं, ये डिपेंड करेंगी किसके ऊपर, जो आपका इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन है उस पर ये डिपेंड करेंगी। नोट कर लो फटाफट से ये बेटा। चलो अब बेटा ये जो फॉर्मूला है v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसमें एक बात ये ध्यान रखनी है कि ये जो वेलोसिटीज़ हैं, ये वेलोसिटीज़ बेटा आपकी कहाँ पे हैं, दीज आर द वेलोसिटीज़ अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग आपकी वेलोसिटीज़ रहेंगी। नोट करो जल्दी से। चलो भी अब नाउ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। लेट अस से कि बेटा ये कोई
कोई बहुत बड़ी दीवार है और ये इस तरफ 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, ई की वैल्यू बेटा लेट से कि यहाँ पे 1/2 है। अब इधर एक बॉल है जो यहाँ जाके कोलाइड कर रही है और ये 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है। आपको बताना है वेलोसिटी ऑफ द बॉल जस्ट आफ्टर कोलिजन, वेलोसिटी ऑफ द बॉल जस्ट आफ्टर कोलिजन, ये बताना आपको। जस्ट आफ्टर कोलिजन। देखो बेटा ध्यान से, ये जो बॉल है ये लेटर से ऐसे जाके हिट करेगी और बेटा ऐसे ही वापस आने वाली है। ये बॉल ऐसे हिट करेगी और ऐसे आएगी। अब देखो यहाँ पे आपको देखा कि बहुत बड़ी दीवार है, तो देखो बेटा इतनी बड़ी दीवार है, अगर वो मूव कर रही है तो अगर उससे कोई बॉल टकरा जाती है तो उस बॉल की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। नो चेंज इन द बिग बॉल कहने का मतलब ही यही था, इन द वेलोसिटी ऑफ द बिग बॉल, उसमें कोई चेंज नहीं आया। अच्छा जी, अब आप देखो कि E का फॉर्मूला आपने क्या लिखा था, E इज इक्वल टू लिखा V2 माइनस V1 ओवर U1 माइनस U2। तो यहाँ पे तो बेटा देखो यही लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, यही लाइन ऑफ मोशन है, यहाँ कोई घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ पे देखो बेटा पहले आप U1 और U2 लिखें अगर हम, तो देखो U1 किसकी वेलोसिटी है, मान लेता हूँ मैं इसको नंबर 1 बोलूँगा और इसको नंबर 2 बोलूँगा, तो ये तो बेटा कितना हो जाएगा आपका 5 मीटर पर सेकेंड। U2 इसकी वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर है, तो यू हैव टू पुट अ साइन ऑफ नेगेटिव -10 मीटर पर सेकेंड। और बेटा V1 और V2, और V1 क्या होगा, V1 इस बॉल की वेलोसिटी होगी आफ्टर कॉलिजन, वो तो मुझे कैलकुलेट ही करना है कि वो क्या होगी। और V2 जो है इसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा बेटा, ये तो -10 ही रहेगा, है ना। इतनी बड़ी दीवार को अगर बॉल टकरा जाए तो उसकी वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा बेटा। अब फॉर्मूले के अंदर पुट करें, E इज इक्वल टू 1/2, V2 इज -10 माइनस V1 मुझे चाहिए, डिवाइडेड बाई U1 इज 5 माइनस ऑफ -10, तो 1/2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 10 माइनस ऑफ V1 ओवर 15। तो बेटा 15 इज इक्वल टू -20 माइनस 2V1 और 2V1 इज इक्वल टू 35 और V1 इज इक्वल टू 35/2। और बेटा ये नेगेटिव आएगा, यानी कि -17.5 मीटर पर सेकेंड। नेगेटिव साइन बेटा ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि बॉल की जो वेलोसिटी है वो आफ्टर कॉलिजन इस डायरेक्शन में आ जाएगी, यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर आएगी। तो आपको सिर्फ ये जो फार्मूला है इसको ध्यान रखना है, और ये कैसे फार्मूला यूज़ होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। कि यहाँ पे जो वेलोसिटीज़ है वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग है, उसके अलावा जो लाइन ऑफ मोशन है उसमें जो वेलोसिटीज़ है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। नोट करें फटाफट। चलो बेटा अगला क्वेश्चन, ये एक बॉल है बेटा, ये वर्टिकल के साथ ही 37 डिग्री एंगल बना रही है और ये इस तरफ जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है। ये जो वॉल है लेट अस से कि ये वॉल भी ऊपर की तरफ मूव कर रही है बेटा 10 मीटर पर सेकेंड के साथ। ई की वैल्यू को 1/2 ही रख लो। आपको बताना है यू टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉल जस्ट आफ्टर कोलिजन। देखो बेटा जरा ध्यान से,
यहाँ पे आपको एक्चुअल में सीखने को मिलेंगी चीज़ें। देखो भाई, ये जो बॉल है जब ये आकर के हिट करेगी बेटा, मान लो ये जो बॉल थी आपकी, अच्छा यहाँ पे भी बेटा ये बॉल है, बॉल की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। ये दिस इज ऑल्सो ए बिग बॉल, तो कॉलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी में भी कोई चेंज नहीं आएगा। अब देखो भाई, ये जब बॉल इनिशियली हिट करेगी तो बेटा देखो ऐसे हिट करेगी, वो 37, तो ये 37 डिग्री, तो यहाँ पे इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो गए। एक तो ये वाला कंपोनेंट बेटा, ये तो कितना हो जाएगा आपका 10 cos 37 डिग्री, और ये वाला कंपोनेंट होगा बेटा 10 sin 37 डिग्री। तो 10 cos 37 डिग्री बेटा 4/5, तो ये तो आया 8 मीटर पर सेकेंड, और ये बेटा आ जाएगा आपका 10 इंटू 3/5 दैट इज 6 मीटर पर सेकेंड। ये हर क्वेश्चन में आपको पहले करना ही पड़ेगा। अब आप यहाँ पे देखो बेटा कि यहाँ पे जब ये बॉल टकराएगी, बॉल यहाँ जब रहेगी तो नॉर्मल रिएक्शन तो ऐसे लगेगा, यानी कि ये जो रहेगी, ये वाली जो लाइन रहेगी, दिस विल बी योर लाइन ऑफ इम्पैक्ट। यही आपकी लाइन ऑफ इम्पैक्ट रहेगी बेटा, यानी कि ये वाला जो 6 मीटर पर सेकंड है, कॉलिजन के बाद बॉल की इस वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। देखो बेटा, कॉलिजन से पहले इस वेलोसिटी के, इस बॉल की वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हैं, एक है 8 मीटर पर सेकंड और दूसरा है 6 मीटर पर सेकंड। लेकिन ये जो 8 मीटर पर सेकंड है ना, ये 8 मीटर पर सेकंड लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग है, तो इसमें चेंज आएगा। लेकिन जो ये 6 मीटर पर सेकंड है, ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग नहीं है, इस 6 मीटर पर सेकंड में कोई चेंज नहीं आएगा। यह है वेलोसिटी। तो इस बेटा यहाँ पे जस्ट बिफोर कॉलिजन हमने क्या किया, इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट किए। एक कंपोनेंट तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग रहेगा, वो तो आया 8 मीटर पर सेकंड, तो जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग जो वेलोसिटी रहेगी उसमें तो चेंज आएगा। वो चेंज आ गया, वो आ गया, वो क्या आएगा वो कैलकुलेट करना है। लेकिन जो दूसरा जो कंपोनेंट था जो कि यहाँ पे 6 मीटर पर सेकंड है बेटा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। बस यही काम, अगर आपको ये चीज़ अच्छे से ध्यान रहेगी तो कॉलिजन सारा बहुत आसान होने वाला है आप लोगों के लिए। तो बेटा देखो यहाँ पर U1 और U2, 1 मैंने बॉल को लिखा हुआ है बेटा, तो U1 ये जो वेलोसिटी है लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग ये वेलोसिटी आपकी -8 मीटर पर सेकंड है, जबकि बॉल की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड अपवर्ड डायरेक्शन में है। उसकी वेलोसिटी में तो बाद में भी कोई चेंज नहीं आएगा। और ये जो V1 है ये हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो E = V2 - V1 ओवर U1 - U2 बेटा। तो V2 जो है, V2 आपका 10 है, माइनस V1 ओवर U1 इज -8 - 10। E की वैल्यू बेटा 1/2, तो 10 - V1 ओवर -18, तो बेटा यहाँ से आपके पास ये आ गया 2 9 जा, और V1 जो आपका आ रहा है, V1 कितना आ गया आपका -9 - 10, तो +19 मीटर पर सेकेंड। लेकिन ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है बेटा, ये तो सिर्फ हमारा ये कंपोनेंट आया है, ये जस्ट बिफोर कॉलिजन था। जस्ट आफ्टर कॉलिजन अगर मैं बात करूं, जस्ट आफ्टर कॉलिजन, तो बेटा इस बॉल का जो ये वाला जो कंपोनेंट था 6 मीटर पर सेकंड, उसमें तो कोई चेंज आया नहीं, वो तो एज इट इज रह गया। और दूसरा जो कंपोनेंट अब आपका ये कितना बन गया, वो 19 मीटर पर सेकंड बन गया। तो बेटा इस पार्टिकल की जो स्पीड आएगी कॉलिजन के बाद, वो √19 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये स्पीड आएगी। और ये दो कंपोनेंट्स रहेंगे। अब जो मर्जी वो पूछना चाहे वो आप बता सकते हैं उसको। आपको ये ध्यान रखना है कि जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाला जो आपका फॉर्मूला है बेटा, उसमें ये सब जो वेलोसिटीज़ हैं, ये सब वेलोसिटीज़ क्या हैं, ये सब वेलोसिटीज़ लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग है। अब जरा इस केस में बात करें कि ये जो बॉल जो बेटा आई है, ये बॉल इससे टकराई है, जो बिग बॉल है इससे टकराई है। इस केस में एक्सटर्नल फोर्स लगाया है जो बड़ी बॉल है इसने, लेकिन हमने फिर भी ये ई वाला फॉर्मूला यूज़ कर लिया, मोमेंटम तो कंजर्व नहीं है।
है ना बेटा। इस वाले केस में जो हमने क्वेश्चन ये वाला किया हो चाहे इससे पिछले वाला जो क्वेश्चन किया हो, दोनों ही केस में मोमेंटम कंजर्व नहीं है, क्योंकि ये एक्सटर्नल फोर्सेस लगाएंगे बेटा। आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो ई वाला जो फॉर्मूला है, जो कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाला फॉर्मूला है, उसका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से कोई लेना देना नहीं है। आप डायरेक्टली उस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हो। कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के यूज़ करने के लिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का होना ज़रूरी नहीं है। क्लियर है सभी को? चलो और क्वेश्चन करते हैं बेटा। देखो देखो बेटा, ये मान लो ये ग्राउंड इज, दिस इज ग्राउंड, और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू ई है। कोई बॉल जो है आकर के इसको बेटा v वेलोसिटी से या मान लो v0 वेलोसिटी से हिट करती है। बॉल जो है इसको v0 वेलोसिटी से हिट करती है। आपको बताना है विद व्हाट वेलोसिटी बॉल रिबाउंड्स आफ्टर कोलिजन। कोलिजन के बाद किस वेलोसिटी से वापस टकराएगी, ये बताना है आपको बेटा। देखो तो भाई जिस टाइम पे बॉल, देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बेटा, ये वाली लाइन ही लाइन ऑफ इम्पैक्ट रहेगी, है ना। जब बॉल यहाँ टकराएगी कि दोनों के जो कॉमन सरफेस है वो उसके जो नॉर्मल रहेगा वो ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट है। तो भाई एक बात बताओ कि U1, U2, V1 और V2, इसको नंबर 1 बोल देते हैं और इसको नंबर 2। तो बेटा इसकी तो वेलोसिटी पहले भी 0 थी ग्राउंड की और अब भी 0 ही रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये जो बॉल जो आपकी आ रही है, इस बॉल का जो वेलोसिटी है वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग वो -V0 है, और ये आपको पता लगाना है। तो देखो बेटा क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू, फॉर्मूला है V2 - V1 ओवर U1 - U2। तो E की जगह तो E लिखा जाएगा, ये 0 हो गया, -V1 डिवाइडेड बाय U1 है आपका -V0 और ये बेटा -0। तो यहाँ से आपके पास V1 की वैल्यू आ गई E इंटू V0, यानी कि कॉलिजन के बाद जो उसकी वेलोसिटी रहेगी वो इट बिकम्स E टाइम्स द V0। यानी कि बेटा आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई बॉल है ना ग्राउंड है, अगर उसको V0 वेलोसिटी से हिट करती है तो जब वो रिबाउंड करेगी तो उसकी वेलोसिटी E V0 बन जाएगी। माने पहले से तो वेलोसिटी घट गई है क्योंकि E की वैल्यू 1 से छोटी है, तो जिस वेलोसिटी से वो रिबाउंड करेगी वो वेलोसिटी पहले से कम हो गई। अब इसमें एक छोटी सी बात और आपको याद रखनी है कि मान लो कि ये तो ग्राउंड ही है, ये ग्राउंड, इस बार जो बॉल आई वो ऐसे मान लो कि बॉल ऐसे आ रही है इस तरीके से। तो जब ये बॉल आएगी बेटा, जब इसको आकर के हिट करेगी तो ऐसा मान लो कि जब ये बॉल इसको हिट करेगी तो इसके 2 कंपोनेंट हैं। एक मान लो ये तो बेटा इसका क्या हो गया, x एक्सिस के अलोंग, और एक ये y एक्सिस के अलोंग। तो vx क्या चीज़ है, vx इज x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी of ball just before collision, vy क्या चीज़ है बेटा, vy is y component of velocity, of ball just before collision, ऐसा है। तो अब मुझे आफ्टर कोलिजन की बात करनी है।
तो भाई जो x कंपोनेंट वाला जो है, आप यहाँ पे देखेंगे आपका जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट, तो ये आपकी लाइन ऑफ इम्पैक्ट है। यानी कि किस में चेंज आएगा, Vx में चेंज आएगा कि Vy में चेंज आएगा? Vx में कोई चेंज नहीं आएगा, Vy में चेंज आएगा बेटा। Vx में कोई चेंज नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं होगा आफ्टर कोलिजन। कोलिजन के बाद बेटा x कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं आ रहा, क्योंकि x कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का, वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग लाइन नहीं कर रहा है। y कंपोनेंट यानी कि Vy जो है बेटा, Vy में चेंज आएगा, Vy में चेंज आएगा। तो देखो बेटा फॉर्मूला यूज करते हैं, u1 u2 v1 v2, और मान लो कि इसका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E है बेटा। तो ग्राउंड, तो देखो बेटा मैं इसको बॉल को 1 और ग्राउंड को नंबर 2 मान रहा हूँ, तो बेटा u2 भी 0 और v2 भी 0। कोलिजन के बाद भी ग्राउंड की स्पीड 0 और पहले भी 0 ही थी। u1 की बात करें तो u1 क्या चीज़ है, बिफोर कोलिजन उसका लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग जो कंपोनेंट है वो बेटा कितना है, वो -Vy है, और ये हमें पता लगाना है। तो बेटा E इज इक्वल टू V2 माइनस V1 ओवर U1 माइनस U2। तो बेटा यहाँ से आपके पास क्या आ गया कि V1 इज इक्वल टू EVy। लेकिन ये तो सिर्फ लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग जो चेंज आया। फाइनल अगर वेलोसिटी की बात करें बेटा, तो फाइनली देखो क्या होगा, जो इसका x कंपोनेंट था उसमें तो कोई चेंज नहीं आया, और y कंपोनेंट कितना हो गया, EVy बन गया बेटा। तो अगर कोई आपसे इसकी स्पीड पूछेगा तो आपको बतानी पड़ेगी √of Vx का स्क्वायर प्लस E इंटू Vy इस पूरे का स्क्वायर। यानी कि ये बहुत ध्यान रखना है कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग वेलोसिटीज में चेंज आएगा, और दूसरी वाला जो कंपोनेंट है बेटा उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो एज इट इज रहेगा। वो हमेशा क्या रहेगा, वो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। चलो तो बेटा और क्वेश्चंस करते हैं इस पे। देखो भाई, ये ग्राउंड है भाई, E की वैल्यू 1/2 ही मान लो। ये 10 मीटर पर सेकंड से आ रही है ये कोई बॉल, और ये वर्टिकल के साथ ये एंगल 37 डिग्री है। आपको वेलोसिटी ऑफ बॉल बताना है आफ्टर कोलिजन। कोलिजन के जस्ट बाद ये जो बॉल है इसकी क्या वेलोसिटी रहेगी ये बताइए आप। तो बेटा पहले तो यहाँ पे देखो, इस वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट आप कर लें, है ना। ये वेलोसिटी आपकी इसके 2 कंपोनेंट करेंगे, ये बनेगा 10 cos 37 डिग्री। तो cos 37 डिग्री का मतलब कितना होगा, 4/5। तो बेटा ये 8 मीटर पर सेकेंड हो गया, और ये वाला जो कंपोनेंट है आपका वो 6 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लाइन ऑफ इम्पैक्ट को पहचाने। लाइन ऑफ इम्पैक्ट बेटा ये वाली ही रहेगी, यही आपकी लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, यही आपकी क्या है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट है। यानी कि जो 6 मीटर पर सेकेंड वाला जो कंपोनेंट है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। मैं बॉल को नंबर 1 लिखता हूँ और बेटा इसको नंबर 2 लिखता हूँ। तो देखो आप जरा U1 U2 और V1 V2, तो U2 भी 0 और V2 भी 0, क्योंकि ग्राउंड की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। ये U1 क्या चीज़ है, वो बॉल की वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, वो बेटा -8 मीटर पर सेकेंड है, क्योंकि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और ये वाला आपको पता लगाना है। तो E इज इक्वल टू V2 माइनस V1 ओवर U1 माइनस U2। तो बेटा देखो क्या आएगा, ये 1/2 इज इक्वल टू V1/8, और V1 की वैल्यू बेटा कितनी हो गई, 4 मीटर पर सेकेंड। अपना आंसर 4 मीटर पर सेकेंड मत लिख देना, आपका फाइनल आंसर बेटा देखो क्या आएगा, जस्ट आफ्टर कोलिजन
ये जो बॉल है बेटा, इसका देखो ये 6 मीटर पर सेकंड वाले में कोई चेंज नहीं आया, ये तो एज इट इज रह जाएगा 6 मीटर पर सेकंड। और ये जो दूसरे वाला जो कंपोनेंट है इसमें बेटा कितना चेंज आ गया, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकंड हो गया। तो इस बॉल की जो स्पीड रहेगी आफ्टर कोलिजन वो √6² + 4 का स्क्वायर बन जाएगा बेटा। एक ही फंडा बार बार याद रखना है कि जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट जो है उसके अलोंग वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट चेंज, उसी के अलोंग से वेलोसिटी के कंपोनेंट चेंज होंगे, उसके अलावा आप देख रहे हो उसमें कोई चेंज नहीं आता है बेटा, कोई चेंज नहीं आ रहा, क्योंकि उसके अलोंग कोई फोर्स ही नहीं लगा, कोई इंपल्सिव फोर्स ही नहीं लगा। तो फोर्स नहीं लगा तो उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं हो सकता, मतलब जो उसकी वेलोसिटी पहले थी वही वेलोसिटी उसकी बाद में भी रहेगी। ठीक है बेटा, आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चंस करते हैं। कल इसी जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है इसी पे बेस्ड प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चंस हम करेंगे। तो ये जो हमने बेटा 3-4 जो क्वेश्चंस किए हैं, जो थ्योरी वाला जो पार्ट किया है, आपको बहुत अच्छे से रिवाइज करना है, 2-3 बार इसको लिख के देखना है। थैंक यू।